तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 29 नवंबर और 30 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने विचार और सुझाव हम तक पहुँचाते रहिए। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। भारतीय अंगदान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 25 नवंबर, 27 नवंबर, 26 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। 27 नवंबर भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। मोहन फाउंडेशन ने राष्ट्रीय अंगदाता दिवस पर देश में अपनी तरह का पहला अंगदाता स्मारक स्थापित किया था। तो आइए रिवीजन करते हैं कुछ पिछले दिनों को। 1 नवंबर को हमने वर्ल्ड वीगन डे, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस और रेडियोग्राफी दिवस मनाया था। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, 21 नवंबर को वर्ल्ड टीवी डे, 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द डिमिनिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और 25 को ही विश्व मांसाहार रहित दिवस। 26 नवंबर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने संविधान दिवस मनाया था। और 29 नवंबर को फिलिस्तीन लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। विश्व स्ट्रोक संगठन द्वारा ग्लोबल स्ट्रोक सर्विसेज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अंकित विराल, जयराम डी पांडियन, आदित्य ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जयराम डी पांडियन। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जयराम डी पांडियन को विश्व स्ट्रोक संगठन द्वारा ग्लोबल स्ट्रोक सर्विसेज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में संपन्न संयुक्त विश्व आभासीय स्ट्रोक कांग्रेस और यूरोपियन स्ट्रोक संगठन सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले एशियाई हैं। डॉक्टर पांडियन WHO के वर्तमान उपाध्यक्ष भी हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर से नामित किया है? हमारे ऑप्शंस है कोरोना, कोविड, क्वारंटाइन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है क्वारंटाइन। आइए लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हमारे ऑप्शंस हैं विजय कृष्ण पटेल, माइकल ईरानी, केनिची आयुकावा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विजय कृष्ण पटेल। उड़ीसा के पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस विजय कृष्ण पटेल को उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस पटेल जस्टिस बिरला प्रसाद दास की जगह लेंगे, जिन्होंने 20 नवंबर को पद छोड़ा था। 27 जनवरी 2000 को उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और 11 जुलाई 2003 से इसमें कार्य करना शुरू किया, जब जस्टिस DP महापात्रा इसे पहले अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन भारत की पहली ट्रेन बन गई है? हमारे ऑप्शंस हैं राजधानी एक्सप्रेस, विंध्याचल एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस। इसका सही जवाब है प्रयागराज एक्सप्रेस। प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ भारतीय रेल द्वारा संचालित 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन बन गई है। प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की सबसे लंबी ट्रेन बन गई, जबकि शहरों के बीच आवागमन का समय भी 40 मिनट कम हो गया है।
आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 2020 में भारत का क्या स्थान है? हमारे ऑप्शंस हैं 105, 104, 103, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 104। फीफा ने अपनी अंतिम रैंकिंग सूची 2020 के लिए जारी की, जिसमें बेल्जियम ने नंबर 1 स्थान हासिल किया। विश्व कप चैंपियन फ्रांस दूसरे और ब्राजील चौथे स्थान पर है। फीफा 7 दिसंबर को यूरोपीय ड्रॉ की मेजबानी करेगा। भारत को फीफा की अंतिम रैंकिंग 2020 में 104वें स्थान पर रखा गया है। आइए देखते हैं एक बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुर्किना फासो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं रोचमार्क, क्रिश्चियन काबोर, रॉबर्ट अबेला, मोहम्मदू बुहारू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर। राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के काम करेंगे। काबोर ने लगभग 58% वोट के साथ जीत हासिल की है, 12 विरोधियों को हराकर और पहले दौर में जीत का दावा किया है। काबोर को लगभग 3 मिलियन में से 1.6 मिलियन वोट मिले, जिसमें 50% मतदाता थे। तो आइए देखते हैं बुर्किना फासो के बारे में। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में माली, पूर्व में नाइजर और दक्षिण पश्चिम में कोट दी आइवोर से मिलती है। यह देश कई बार सैन्य तख्तापलट का शिकार हो चुका है। इसकी राजधानी ओंगाडोंगू है। मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है। मानव विकास सूचकांक -0.388 है, जबकि 2013 में निम्न 181वां था। आइए देखते हैं हमारे दूसरे ऑप्शंस को। रॉबर्ट अबेला माल्टा के प्रधानमंत्री हैं और मोहम्मदू बुहारी नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, IIT दिल्ली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है और कुल 650 विश्वविद्यालय में से 107 भारतीय संस्थान का चयन किया गया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार तीसरे वर्ष के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में आया है। एशिया रैंकिंग में शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालय में IIT बॉम्बे 47वां स्थान पे है, IIT दिल्ली 50वां स्थान पे है और IIT मद्रास 56th रैंक पे है। तो देखते हैं 28 नवंबर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रैंकिंग से ही रिलेटेड था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के मुताबिक IIT बॉम्बे भारत का टॉप इंस्टीट्यूट रहा था। आप इसे याद रखेंगे। और पिछले साल QS रैंकिंग के हिसाब से MIT अमेरिका प्रथम स्थान पे रहा था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किस देश के समकक्ष जनरल नगोजुआन लिंच के बीच हाइड्रोग्राफी क्रियान्वयन समझौता हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं नेपाल, वियतनाम, जापान, इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वियतनाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के समकक्ष जनरल नगोजुआन लिंच के बीच द्विपक्षीय बैठक में हाइड्रोग्राफी क्रियान्वयन समझौता हुआ है और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति, दोस्ती
और साझेदारी के तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। आइए जानते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, जिसके उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है। वियतनाम दुनिया के 13वें सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी है हनोई, मुद्रा है वियतनामी दोंग और इसके प्रधानमंत्री हैं गुयेन जुआन फुंग। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, पोलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है फिनलैंड। आइए देखते हैं फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड आधिकारिक तौर पर फिनलैंड गणराज्य उत्तरी यूरोप के फेनस कैनेडियन क्षेत्र में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे स्थित है, जबकि फिनलैंड खाड़ी के पार दक्षिण में एस्टोनिया स्थित है। देश की राजधानी हेलसिंकी है। इसके राष्ट्रपति हैं शाउली निनिस्टो, प्रधानमंत्री हैं सना मारिन, मुद्रा है यूरो। और अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में फिनलैंड 144 देशों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे शुरू से अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 29 नवंबर को हर वर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस, विज्ञान दिवस, ज्ञान दिवस और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 29 नवंबर को हर वर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1947 में महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को अपनाया था। ये देखते हैं अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस आंदोलन का आह्वान किया है? हमारे ऑप्शंस हैं सहयोग आंदोलन, विज्ञान आंदोलन, जन आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जन आंदोलन। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया है, जिसे सभी तकनीकी और शैक्षिक संस्थाओं में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं आनंदीबेन पटेल, अनिल भुजबल, संजय माथुर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। जो अध्यादेश यहाँ लागू किया गया है विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन निषेध अध्यादेश 2020, इसको याद रखना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके तहत विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को गैर जमानती और सजे अपराध बना दिया गया है। आइए देखते हैं यूपी के बारे में। यूपी में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। बहुत हाल का न्यूज़ है कि भारत का सबसे पसंदीदा निवेश राज्य यूपी को घोषित किया गया है।
सौर ऊर्जा खेती द्वारा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत यूपी गवर्नमेंट की पहल है। कुपोषित बच्चों के परिवार को गाय देने की योजना यूपी गवर्नमेंट की पहल है। कोविड-19 के मरीजों के प्रत्येक जिले में L2 के अस्पताल खोलने की घोषणा भी यूपी गवर्नमेंट ने की है। मिशन शक्ति अभियान यूपी गवर्नमेंट की पहल है। यूपी पहला राज्य है जिसने 1 करोड़ कोविड टेस्ट का आंकड़ा पार किया है। कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी थी। ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर हाथ धोना रोको कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है और यूपी में ही सबसे बड़ा फिल्म सिटी खोले जाने की घोषणा भी यूपी गवर्नमेंट ने ही की है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया है? हमारे ऑप्शंस है 5 साल, 10 साल, 20 साल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 10 साल। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 वर्ष के लिए विस्तारित किया है। भारत और अमेरिका ने 7 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के साथ सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू किया है? हमारे ऑप्शंस है महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू किया है, यानी अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा सकेगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत की अध्यक्षता में 30 नवंबर को कौन सी बार SCO संघाई सहयोग संगठन बैठक आयोजित की जाएगी? हमारे ऑप्शंस हैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पहली बार। भारत की अध्यक्षता में 30 नवंबर को पहली बार SCO संघाई सहयोग संगठन बैठक आयोजित की जाएगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 30 नवंबर को वर्चुअल माध्यम से SCO परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के संघाई सहयोग संगठन सदस्य देश हिस्सा लेंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 साल लंबी ऊर्जा स्वराज यात्रा को कहां से हरी झंडी दिखाई है? हमारे ऑप्शंस हैं रेवा, इंदौर, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 नवंबर 2020 को भोपाल में 11 साल लंबी ऊर्जा स्वराज यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। यह प्रोफेसर चेतन सोलंकी द्वारा हरित ऊर्जा के संचार के लिए आयोजित किया गया है। सीएम ने यह भी घोषणा की सोलंकी IIT मुंबई के पूर्व छात्र 31 दिसंबर 2023 तक सौर ऊर्जा के लिए राज्य के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिले की संख्या है 52, लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11। इंदौर भारत में सबसे स्वच्छ शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा है। स्वनिधि योजना MP सरकार की पहल है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, दीनदयाल मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, किसान कल्याण योजना, MP ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल MP सरकार ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना
भी एमपी सरकार ने ही लॉन्च किया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जेम्स वॉल्फेशन का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? हमारे ऑप्शंस है 5, 8, 10। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 10। 10 वर्षों के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले जेम्स वॉल्फेशन की नवंबर 2020 में मृत्यु हो गई। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे वॉल्फेशन ने वर्ल्ड बैंक के प्रमुख का पद संभालने से पहले कई वर्षों तक वॉल स्ट्रीट पर कार्य किया। वे 1980 में न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल और 1990 के दशक की शुरुआत में वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले कला प्रेमी थे। तो आइए देखते हैं विश्व बैंक के बारे में। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है जिसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सहायता देता है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नवंबर 2020 में एक अत्यंत दुर्लभ सफेद पेंगुइन को निम्नलिखित में से किस द्वीप में देखा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं मेजरका द्वीप, गैलापागोस द्वीप और सुलावेसी द्वीप। इसका सही जवाब है गैलापागोस द्वीप समूह। गैलापागोस द्वीप समूह में एक अत्यंत दुर्लभ सफेद पेंगुइन को देखा गया है। माना जाता है कि यह द्वीपों के इतिहास में पहला है। पक्षी की प्रजाति की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस गैलापागोस पेंगुइन या स्कैनिस्कस मेडिकुलस माना जाता है, जो द्वीप समूह में एक स्थानिक है। यानी गैलापागोस पेंगुइन जो है वो इस द्वीप के लिए एक स्थानिक पेंगुइन है। गैलापागोस पेंगुइन प्रायतः एक लुप्त प्रजाति है जो कि फ्लाइटलेस है और इसे IUCN द्वारा असुरक्षित प्रजातियों की लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल की शुरुआत किसने की? हमारे ऑप्शंस है नितिन गडकरी, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए सरकार के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सभी प्रमुख मुद्दे होंगे। वह एक एकल बिंदु सूचना संसाधन होगा जो विभिन्न जलवायु पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जाइए, क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे जाइए ताकि आपको मेरे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपने सुझाव और विचार हम तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।